हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर बीई बीटेक और डिप्लोमा के बाद आपको क्या करना चाहिए। बहुत ही टाइम से कमेंट्स आ रहे थे, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे थे कि सर हम फाइनल ईयर में हैं, हम इतने इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, हमारा कुछ हो नहीं रहा है, हमें थोड़ा सजेस्ट करिए, हमें थोड़ा गाइड करिए। या फिर सर हम फाइनल ईयर में हैं और हमें पता ही नहीं है कि अब क्या करना है। हमने अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, हमने अपना बीई बीटेक कंप्लीट कर लिया है या फिर हम करने वाले हैं और अब हमें पता नहीं है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा ट्रेड सही है, हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको सारी डिटेल दूंगा इस चीज़ से रिलेटेड और मैं आपको एक चीज़ का प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि ये वीडियो ख़त्म होने तक आपको अपने मन में किसी भी तरह का डाउट नहीं रह जाएगा। आप एकदम करियर फोकस्ड हो जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि आखिर अब आपको किस ट्रेड में जाना है या फिर किस लाइन, कौन सी लाइन अपने लिए चूज़ करनी है। और आज का हमारा वीडियो सिविल इंजीनियर्स पे और बाकी और जितने भी ट्रेड्स होते हैं सभी के लिए है, तो हर कोई अपना चाहे तो आज देख सकता है। हालांकि फोकस्ड हम सिविल पे ही करेंगे। तो आज बिना किसी देरी के आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडी सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन, अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू एवरी सिविल इंजीनियर। हम रोज़ आपके लिए जॉब अपडेट्स लाते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब प्लीज़ आपने बेल आइकन दबा दीजिए। और आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, काफ़ी अच्छा ग्रुप है, काफ़ी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो हम सीधे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आज का मेन टॉपिक आपको मैं समरी बता देता हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर आप फ्रेशर हो या फिर आप फाइनल ईयर में हो तो आप क्या कर सकते हो। तो देखो, किसी भी फ्रेशर और फाइनल ईयर को पास तीन चॉइसें होती हैं अपने करियर को के रिगार्डिंग। हालांकि बहुत सारी चॉइसें होती है, आप कह सकते हो सर ये भी है वो भी है, लेकिन जो मैं मेन जो तीन चॉइसें हैं जो कि मैक्सिमम 99% बच्चे, 99% फ्रेशर जो चीज़ करते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सारे ही टॉपिक्स के बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेंगे और वीडियो के लास्ट में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, मैं सच में बता रहा हूँ आपको। तो जो हमारी पहली चॉइस होती है, एज यू नो, जो हमारी पहली चॉइस है वो है वो करना जो कि 70% स्टूडेंट, 70% बच्चा अभी कर रहा है या जो करने की सोच रहा है। दैट इज बीइंग मोर करियर फोकस्ड, बीइंग मोर करियर ओरिएंटेड एंड दैट इज प्रिपेयर फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब। आपको क्या करना है, आप वो करते हो जो कि 70% 80% बच्चा ऑलरेडी कर रहा है, दैट इज़ करियर, यानी कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना। अब अगर हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो अगर डिप्लोमा वाले हो तो डिप्लोमा वाले क्या, डिप्लोमा वाले एसएससी जेई की तैयारी करते हैं। बीई बीटेक वाले, बीई बीटेक वाले आपके गेट की तैयारी कर लेते हैं या फिर स्टेट एई या फिर ईएस इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर लेते हैं। अब मैं अगर आपसे सीधी बात करता हूँ, सही बात कर लूँ, तो देखो ये सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हो। हर 10 में से 8 बच्चा या 7 बच्चे आपको तैयारी करते हुए मिल जाएंगे और सबके अलग अलग मोड्स हैं। कोई दिल्ली में करता है, कोई सेल्फ स्टडी करता है, ठीक है, कोई मेडीज ही है, बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, सब जा जाके करता है और लाखों लाख रुपया देते रहते हैं, हर साल फीस देते हैं, लाखों रुपए फीस होती है, होता नहीं है। फिर एक साल ड्रॉप करते हैं, ठीक है चलो एक साल हो गया, दूसरे साल ट्राई किया नहीं हुआ, तीसरे साल ट्राई किया तब भी नहीं हुआ। अब बच्चा परेशान है कि आखिर सर अब मैं क्या करूं। और वहीं जो हमारा जो फ्रेशर निकला है वो उस बच्चे को देख रहा है, वो उस बच्चे को देख रहा है, उसका एग्जाम्पल देख रहा है कि इसका तो 3 साल इसको लग गया, तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा, या फिर कहीं मुझे भी ना ऐसे लग जाए, तो वो तो इसको देख के पहले ही डिप्रेस हो गया है। तो आज मैं आपको पहला पॉइंट जो है वो सोल्यूशन बताना चाहूँगा आपका इस डिप्रेशन को क्लियर करने का। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो हमारा आज का है कि आखिर क्या करना चाहिए और तो और कब तक करना चाहिए। मेन चीज़ है टाइम लिमिट, कि आखिर सर मैं तैयारी करूं तो कब तक करूं। आफ्टर ऑल हर चीज़ की तो एक लिमिट होती है ना।
आप लाइफ भर, ज़िंदगी भर थोड़ी थोड़ी तैयारी कर सकते हो। आप ऑलरेडी 12th तक पढ़ के आए हो, 12 साल आपने अपने वहाँ दिए, 3 साल का डिप्लोमा किया, 4 साल का बीटेक किया, तो कुल मिला के आप अपने लाइफ के ऑलरेडी 16 ईयर्स पढ़ चुके हो। और सर अब मैं अगर और तैयारी करता हूँ तो मैं अपने लाइफ के ऑलरेडी 2-3 साल और इन्वेस्ट करूँगा या फिर 1 साल इन्वेस्ट करूँगा, तो आखिर कुछ उसका रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा। तो आज हम इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कि तैयारी आपको कब तक करनी चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड इज, आपको कब तक आप अपनी तैयारी करनी चाहिए। और उससे पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी आपका लेवल क्या है, आप अभी कहाँ पे स्टैंड करते हो। सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है अपने करियर से रिलेटेड। उसके लिए आप क्या करो, मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक मॉक टेस्ट दो, किसी भी अच्छी ट्यूशन्स का या किसी भी अच्छी कोचिंग का मॉक टेस्ट दो, खरीद लो, पेड वाले लेना, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। और पूरी ईमानदारी के साथ टेस्ट दो और आप देखो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसका परसेंटेज निकालो और उसे आप 1 से लेके 10 के स्केल पे 1 से लेके 10 के स्केल पे अपने मार्क्स को काउंटर करो। अब जब आप ये करते हो आपके साथ क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, 3 कैटेगरी के इसमें भी बच्चे आते हैं। पहले तो होते हैं हमारे ब्रिलियंट, जो कि 1 टू 10 के स्केल पे 7 प्लस स्कोर करते हैं। दूसरे हमारे बच्चे हो गए एवरेज, सबसे ज़्यादा तादाद इन्हीं की होती है, जिनका स्कोर 4 से 6 के बीच में आता है। और वहीं तीसरे हो गए हमारे बिलो एवरेज, जो कि 1 से 3 के बीच में जिनका स्कोर आता है। अब तीनों के ही बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप ब्रिलियंट की कैटेगरी में आते हो तो वेल एंड गुड, आपको कुछ नहीं करना, आप अपनी तैयारी करते रहो। अगर आप एवरेज की कैटेगरी में आ रहे हो देन आई वुड लाइक टू से आप थोड़ा फोकस करो। और कब तक करो, आप खुद को बस 1 साल दो, 1 ईयर, 1 ईयर इज सफिशेंट। आप खुद को 1 साल दो। अगर नहीं हो पाता है तो वेल एंड गुड, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाता है तो स्विच कर दो। और जो हमारे बिलो एवरेज हैं, मेन इनकी बात कर लेता हूँ। तो बेटा देखो, ये आप पे डिसाइड करता है। मेरी मानो तो आप अपना ट्रेड स्विच कर लो, यू गो फॉर प्राइवेट सेक्टर। क्यों, मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा आप बिलो एवरेज हो, पहले आपको एवरेज में आना पड़ेगा, फिर आपको ब्रिलियंट में आना पड़ेगा। जब आपसे इतनी तैयारी नहीं हो पा रही है, नहीं कर पा रहे हो, सो इट्स बेटर यू स्विच योर ट्रेड। आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप इंजीनियरिंग को भूल जाओ, या फिर आप डायरेक्ट किसी प्राइवेट सेक्टर में लग जाओ। और कब तक करें, अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी फ्रेशर्स से रिलेटेड, कि जो हमारे फ्रेशर हैं वो क्या क्या तैयारी करें और कब तक करें। तो बेटा देखो, कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए 1 ईयर इज सफिशियंट। एक कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए 1 साल सफिशिएंट होता है, फिर वो चाहे आपका ईएस का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो या फिर चाहे गेट का ही क्यों ना हो। आप खुद को 1 साल दो। अगर आपका हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाता है यू गो फॉर प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि हर एक इंसान की जिम्मेदारी होती है अपनी फैमिली के लिए, अपनी करियर के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, एंड फॉर दैट यू नीड सपोर्ट। कुछ लोगों को फैमिली को सपोर्ट करना होता है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही है, सो इट्स बेटर यू गो फॉर प्राइवेट सेक्टर। आप खुद को 1 साल दो। बट हाँ, आप जो ये 1 साल में पढ़ाई करते हो ना, तो आप सच में आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के अलावा कुछ मत करो। आप जॉब के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती, इतना मुझे पता है। आप अपना बैठो 1 साल, आप किसी भी मोड से कर सकते हो। चाहो तो आप सेल्फ स्टडी कर लो, या फिर आप किसी भी कोचिंग कोई ज्वाइन कर लो, चाहे तो अपने लोकल कर लो या फिर दिल्ली चले जाओ। दिल्ली की जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, आईएएस मास्टर हो गई या फिर गेट हो गया या फिर मेड इजी हो गया, जितनी भी अपने अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो कर लो। या फिर एस चले जाओ, एस भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, यहाँ चले जाओ। चाहे तो ऑनलाइन कोचिंग कर लो, जो ऑनलाइन जो यूट्यूब पे चलते रहते हैं या जो पेड वाले हैं, अपने हिसाब से कर लो। बट हाँ, 1 साल प्रॉपर तैयारी करो और उसके अलावा कुछ ना करो। अगर आप डिजर्विंग हो और अगर आप में काबिलियत है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और अगर नहीं होता है सो इट्स बेटर यू स्विच, आप प्राइवेट में आ जाओ।
प्राइवेट वाले भी बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, बहुत अच्छी जॉब देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई एक अभी प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये अभी हमने बात कर ली जो आप लोग तैयारी वाले हो। आई होप आपको सारे डाउट्स अपने क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो से रिलेटेड कि आखिर कितनी तैयारी करनी है, कब तक करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम अपना दूसरा टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो दूसरा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा 70% बच्चा करता है। अब 20% मनी फोकस्ड होते हैं, मनी ओरिएंटेड होते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमें अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, या फिर हमारे सर पे लोन है, हमने अपना बीई टेक लोन लेके किया है, या फिर डिप्लोमा लोन लेके किया है, या फिर हम पे कर्जा है, या फिर बस हम बहुत पढ़ चुके अब हम नहीं पढ़ेंगे। तो उसके लिए अब आप जाओ प्राइवेट जॉब में। अब थोड़ी प्राइवेट जॉब वालों के लिए बात कर लेते हैं कि आखिर प्राइवेट जॉब कहाँ करें, कैसे करें और कौन सी करें। मेन चीज़ होती है प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा, देखो प्रॉब्लम क्या है, जो चीज़ जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। मेन चीज़ ये है प्राइवेट सेक्टर में कि आप, पहली बात तो एज अ फ्रेशर आपकी हायरिंग ही बहुत मुश्किल से होती है। लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं फ्रेशर को हायर करना। क्यों? क्योंकि फ्रेशर के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि उसे पता नहीं होता है कि साइट पे करना क्या है। आप जो अपने किताबों में पढ़ते हो वो, और जब आप साइट पे, एक्चुअल साइट पे काम करने जाते हो तो बेटा वहाँ चीज़ें कंप्लीटली अलग चलती हैं। आपका किताबी ज्ञान और आपका साइट का ज्ञान दोनों ही अलग चलता है, ठीक है। अब वो चाहे साइट सुपरवाइज़र की जॉब हो, या फिर क्यूए क्यूसी की हो, या सर्वेयर की हो, किसी की भी हो, कौन सी प्रोफाइल चुननी चाहिए उसके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे कि अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हो तो किस ट्रेड में जाओ, इस बारे में भी अभी हम बात कर लेते हैं। तो आज अभी हम बात कर लेंगे कि देखो, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, अगर आप प्राइवेट सेक्टर, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या प्रोफाइल चूज करनी है आपके लिए। क्योंकि जो एक फ्रेशर होता है ना, जो एक फ्रेशर होता है, ये गीली मिट्टी की तरह होता है। इसे आप जिस शेप में ढाल दो इसी में ढल जाता है। एक फ्रेशर को आप साइट का काम सिखा दो तो ये साइट सुपरवाइजर बन जाता है। एक फ्रेशर को आप बिलिंग सिखा दो तो ये बिलिंग इंजीनियर बन जाता है। एक फ्रेशर को आप कॉन्ट्रैक्टिंग सिखा दो तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपर्ट बन जाता है। एक फ्रेशर को आप क्वालिटी का काम सिखा दो तो ये आपका ये क्यू सी एक होता है, क्वालिटी एनालिसिस क्वालिटी कंट्रोल, उसका इंजीनियर बन जाता है। अगर आप उसे सर्वेइंग सिखा देते हो तो ये सीधे आपका सर्वेयर बन जाता है। तो एक फ्रेशर को आप जिस शेप में ढालना चाहो उस शेप में ढाल सकते हो। और फ्रेशर्स की एक बहुत ही खास बात होती है कि मेहनती बहुत होते हैं, इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो कुछ सीधे फ्रेशर को ही हायर करती है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं एल का, एल से फ्रेशर को ही हायर करती है। एफकॉन्स शाहपुर जी पुलोंजी का विंग है। ये बहुत ही बड़ा नाम है कंस्ट्रक्शन की दुनिया में, एफकॉन्स। ये क्या है, ये भी सिर्फ फ्रेशर्स को ही हायर, सीधे कॉलेज से लोग बंदे उठा के लाते हैं। रिक्रूटमेंट की तो बात ही छोड़ो, इनका रिक्रूटमेंट चलता ही नहीं है, ये लोग सीधे कॉलेज से ही बंदे उठा लाते हैं, ठीक है। और वहीं और भी बड़ी बड़ी गैमन इंडिया, यस गैमन। और फिर आपका हो गया टाटा। टाटा तो सीधे फाइनल ईयर वालों को ही लेती है, उनको उसको तो मतलब ही नहीं बाहर की रिक्रूटमेंट से, नहीं। तो इन सब बड़ी बड़ी कंपनी का, एमएनसी का मेन मोटो यही होता है कि उन्हें क्ले चाहिए अपने हिसाब से मोल्ड करने के लिए। उनसे वो अपने मन अकॉर्डिंग काम करवाते हैं। फ्रेशर बंदा जान लगा के काम करता है और उस कंपनी का फ़ायदा करवाता है, लेकिन उसकी हालत पस्त हो जाती है। अब सर आखिर कौन सी ट्रेड में जाना चाहिए? तो देखो बेटा, मैं आपको एक ट्रेड बता देता हूँ जो कि आई थिंक बहुत अच्छी है और हर किसी को जाना चाहिए, और एक ट्रेड जो बहुत बुरी है। सबसे जो बुरी ट्रेड है सिविल की प्राइवेट सेक्टर में, दैट इज साइट सुपरवाइजरी। साइट सुपरवाइजर सबसे बुरी ट्रेड है। क्यों? क्यों? मैं ये भी बता देता हूँ रीजन। क्योंकि बेटा देखो, साइट सुपरवाइजरी का काम कायदे से होता है लेमैन का। लेमैन यानी कि फोरमैन का।
उसका काम होता है धूप में खड़े होकर कंक्रीटिंग करवाना, ना कि एक सिविल इंजीनियर का। हालांकि सिविल इंजीनियर को खड़ा कर दिया जाता है, वो अपनी खुशी से खड़े हो भी जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि ये काम उनका एक्चुअली में है ही नहीं, उनका शोषण हो रहा है। तो बेटा साइट सुपरवाइजरी में कभी नहीं जाना चाहिए। हाँ, साइट इंस्पेक्शन सिविल इंजीनियर का काम है। आप सुपरवाइजरी मत करो, लेकिन आप इंस्पेक्शन करो। आप हफ्ते में एक बार जाओ, महीने में एक बार जाओ, एक दिन में एक बार जाओ, बस जाके साइट पे देखो काम कैसे चलना है। आपका काम है गलती पकड़ना, ना कि गलती करना। बस वहाँ पे साइट पे जो गलती चल रही है वो आपको पकड़ के उसको ठीक करना, कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना है, ना कि खुद खड़े होके कंक्रीटिंग करवानी है। कंक्रीटिंग करवाना लेमैन फोरमैन का काम है, सिविल इंजीनियर का काम नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी साइट सुपरवाइजर से रिलेटेड। और वहीं जो हमारी जो सबसे अच्छी जो ट्रेडें हैं सिविल की, वो मैं बता देना चाहता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। जो हमारी दूसरी जो जॉब प्रोफाइल है, दैट इज बिलिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड है सिविल की, एंड वन ऑफ द डिफिकल्ट ट्रेड्स भी हैं। आप लोगों को ने अक्सर सुना होगा, अगर आप फ्रेशर हो तो नहीं पता होगा, लेकिन जो प्राइवेट में बंदे काम कर रहे होंगे, मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उनको रियलाइज कर रहे होंगे कि अक्सर लोग बिलिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग से बहुत भागते हैं। वो कहते हैं हमें सीखनी नहीं बिलिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, हमें आती ही नहीं है। क्यों? रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि बेटा ये जो आपका कॉन्ट्रैक्टिंग होती है ना, तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपके क्लाइंट के बीच में सेट हुआ होता है। और ये करीबन कुछ नहीं तो करीबन 1000 से 1500 पन्ने का होता है, ज़्यादा का भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको 1000 से 1500 पन्ने का होता है, और ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए इसमें अब क्या लिखा होता है। तो इसमें हर एक नॉर्म्स, जिस नॉर्म के अंडर वो काम हो रहा है, उसकी हर एक परमिशन, आपको जो भी कोर्ट से परमिशन ली है आपने, उस गवर्नमेंट से परमिशन ली है, उस गवर्नमेंट ने आपको वो टेंडर दिया है, लॉ के भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और वर्क प्रोफाइल क्या होने वाले, आपको क्या तरीका, आपको स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज़ आ जाती है। BOQ आ जाता है, बिल ऑफ क्वांटिटीज़, कि आप जो मटेरियल यूज़ करोगे वो कौन सी कंपनी का करोगे, उसे आप उसमें टेस्ट कौन कौन से होने चाहिए, वो अप्रूव कहाँ से होगा, उसके रेट क्या होंगे। ठीक है, रेट हम खैर DSR से उठाते हैं। DSR इट्स कॉल्ड डेली शेड्यूल रेट्स, तो रेट हम हमेशा अपने DSR से उठाते हैं। ये सारी चीज़ आपकी आ जाती है बिलिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग में। और आदमी इससे भागता है, इंजीनियर इससे भागता है, वो कहता है भैया हम इतना नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसको याद करना ही बहुत मुश्किल काम होता है। बट अगर आपने ये चीज़ सीख ली बिलिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, तो यकीन जानो आपकी सैलरी 40,000 से स्टार्टिंग होएगी। जी हाँ, जहाँ एक साइट सुपरवाइज़र की सैलरी 15 से लेके 25 पे आके ख़त्म हो जाती है, वही एक बिलिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग इंजीनियर की सैलरी 30 और 35 से स्टार्ट होती है। तो ये डिफरेंस होता है एक बिलिंग में और एक इसमें। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, साइट का काम नहीं होता है। ये काम है AC में बैठ के ऑफिस में करने का, कंप्यूटर पे आपको काम करना रहता है बस। लेकिन हाँ, मत्था पच्ची इसमें बहुत होती है। ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, जैसे कि आपका PMS हो गया। ठीक है, PMS हो गया, प्राइमावेरा हो गया, ये सब आपको आने चाहिए ये करने के लिए, बिलिंग करने के लिए। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा अलग से। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लाऊं, तो एक बार कमेंट कर देना, मैं करियर रिलेटेड और वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, अब जो हमारी जो तीसरी फील्ड हो जाती है, नाउ दैट इज QA/QC। ये क्या है? नाउ दैट इज क्वालिटी एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल। यानी कि आपकी साइट में जो भी सामान यूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल सीमेंट यूज़ हो रही है या सरिया इस्तेमाल हो रही है, तो उसके सारे टेस्टिंग होती है। वो लैब एक स्पेशली डिज़ाइन होती है, वहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे, और आपको सारे आपके गैजेट्स जो भी होते हैं टेस्ट करने के लिए, जो आप पढ़ाई करते हो, जैसे कि सीमेंट के लिए विकेट्स अपैरेटस हो गया, ली चैटली apparatus हो गया, ये सब आपको पे लाइव देखने को मिल जाएगा। और आपका काम ही होगा, बस आपको सीमेंट की टेस्टिंग करनी होगी, और जितना भी बिल्डिंग मटेरियल आएगा, फॉर एग्जांपल गिट्टी आती है, मोरंग आती है, एग्रीगेट आता है, सबको बस उसकी टेस्टिंग करनी होगी, और सबकी टेस्ट रिपोर्ट बना के देनी होगी कि हाँ, हमारे यहाँ जो सामान जो सामान आप लोग जो यूज़ कर रहे हो कंस्ट्रक्शन में, वो भी अप्रूव्ड है, क्वालिटी मटीरियल है।
उसमें कोई तरह का हेर फेर या गंदी क्वालिटी का सामान आप लोग नहीं लगा रहे हो। तो वो काम होता है एक क्वालिटी इंजीनियर का, दैट्स कॉल्ड अ QA QC। वो हमारी QA QC की कैटेगरी में, ये भी बहुत अच्छी जॉब है। साइट सुपरवाइजरी से इसमें कम मत्था पच्ची है, और सिविल इंजीनियर में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसकी अलग से डिमांड निकलती है QA QC की। मैं गवर्नमेंट जॉब्स लाता रहता हूँ, उसमें आपने अक्सर देखा होगा QA QC लिखा रहता है, QA QC इंजीनियर, QA QC इंजीनियर। तो इसका मतलब ही होता है आपको उनको क्वालिटी में बंदा चाहिए, और एक दो बंदे की ये बस की बात की नहीं होती, इनका पूरी टीम होती है करीबन 15 से 20 लोगों की, उसमें आपको रखा जाता है और सबका काम ही होता है। और चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रोड प्रोजेक्ट हो, चाहे वो बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो, ठीक है, चाहे वो हाईवे प्रोजेक्ट हो, चाहे वो टनलिंग प्रोजेक्ट क्यों ना, चाहे वो ब्रिज प्रोजेक्ट क्यों ना हो, हर जगह उनकी एक लैब होती है, और ये काम होता है क्वालिटी इंजीनियर का। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दूसरी आपके लिए क्वालिटी इंजीनियर भी एक अच्छी ट्रेड है। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं, जो हमारी तीसरी ट्रेड है, दैट्स फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। एक डिप्लोमा वाला क्या कर सकता है? तो एक जो डिप्लोमा वाला जो कर सकता है, दैट इज टू बी अ सर्वेयर। जी हाँ, दैट इज टू बी अ सर्वेयर। अब एक सर्वेयर बनने के लिए आपको दो चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहले तो है TS, टोटल स्टेशन ऑपरेट करना, और उसके साथ ऑटो कैड प्लॉट करना। अगर आपको ये दो चीज़ें आती हैं, आप सर्वेयर बन सकते हो। एक डिप्लोमा वाले को मैक्सिमम टाइम प्रेफरेंस दी जाती है सर्वेयर के लिए, या फिर हमेशा सर्वेयर में डिप्लोमा वालों को ही ज़रूरत पड़ती है। ये भी काम आसान होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, बस थोड़ा रीडिंग लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, पॉइंट उठाने में दिक्कत आती है रेफरेंस पॉइंट से। लेकिन फिर उसे ऑटो कैड में प्लॉट करना, ये सब काफ़ी थोड़ा काफ़ी काफ़ी तो नहीं, लेकिन थोड़ा आसान हो जाता है। और ये भी काफ़ी रेप्यूटेटेड जॉब है सर्वेयर की, काफ़ी अच्छी जॉब है। तो अगर आप चाहो तो सर्वेयर भी बन सकते हो डिप्लोमा वालों के लिए। ये ट्रेड्स हो गई। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बता दिया है प्राइवेट जॉब वालों के लिए। प्राइवेट जॉब के लिए सबसे गंदी जॉब क्या है? सबसे गंदी जॉब है साइट सुपरवाइज़र। हालांकि मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग आप में से साइट सुपरवाइज़र की ही नौकरी कर रहे होंगे, और वो मेरी इस बात से मुखातिब नहीं होंगे कि सर हम अपनी नौकरी में खुश हैं। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, अभी आप यंग हो, आप अगर फ्रेशर हो, आपकी अगर एज है, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, तो आप ये काम हर समय नहीं कर सकते हो। साइट सुपरवाइजर इज़ नॉट अ परमानेंट जॉब। लेकिन अगर आप दूसरे ट्रेड्स की बात करो, जैसे कि बिलिंग की या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग की, तो इट्स अ परमानेंट थिंग। बिलिंग आप चाहे जितने बुढ़े हो जाओ, आप तब भी करते रहोगे, आप एक्सपर्ट होते जाओगे। सेम गोज फॉर क्वालिटी। QA QC में भी आपका बहुत अच्छा स्कोप है। और फोर्थ इज सर्वेयर। तो मैंने आपको ये तीन चीज़ें बता दी हैं, बिलिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT, बिलिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। सेकेंड इज QA QC, एंड द फोर्थ इज टू बी अ सर्वेयर। ये हमारी बात हो गई है प्राइवेट जॉब वालों की। अब प्राइवेट जॉब कौन करता है? वो करता है जिसके पास घर में, अगर आपके पास लोन है, प्रॉब्लम है, देन ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर प्राइवेट जॉब। नाउ द थर्ड चॉइस इज, अब जो हमारे जो बच्चे कुछ है, जो 10% बच्चे करते हैं, दैट इज गो फॉर हायर एजुकेशन। एंड दिस इज द मोस्ट easiest थिंग फॉर एनी इंजीनियर एंड फॉर एनी फ्रेशर, दैट इज टू दैट यू आर ऑलरेडी इन अ स्टूडेंट लाइफ एंड दैट यू बी इन योर स्टूडेंट लाइफ, कि आप स्टूडेंट थे और आप स्टूडेंट ही रहो, कुछ नहीं करना है। थर्ड इज गो फॉर हायर एजुकेशन। ऑल तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप हायर एजुकेशन में लिए जाओ। रीज़न बता देना चाहता हूं मैं आपको। तो बेटा देखो, ऐसा तो है नहीं कि आपने ऑलरेडी अभी बीटेक किया है या फिर आपने डिप्लोमा किया, अभी आप बीटेक करोगे तो उसके बाद आपकी नौकरी धरी हुई है। अगर ऐसा है तो आप जाओ। अगर आपको करना ही है हायर एजुकेशन, देन आई वुड लाइक यू टू सजेस्ट कि आप किसी अच्छे कॉलेज से करो। ठीक है, आप फ्रेशर हो, आप अगर डिप्लोमा वाले हो, ठीक है, आपने 3 साल का डिप्लोमा किया, आपको फिर आपने फिर 3 साल का बीटेक कर लिया, आपको 1 साल की लेटरल एंट्री में छूट मिल गई, तो आपका 6 साल में डिप्लोमा प्लस बीटेक कंप्लीट हो गया। अगर आप बीटेक वाले हो तो आपने बीटेक के बाद या तो आपने एमटेक कर लिया, एमटेक के बाद एमटेक नहीं तो फिर आपने एमबीए कर लिया। ये दो ऑप्शन होते हैं। इसके बाद आप सपोज करते हो, हर कोई सोचता तो यही है कि उसके एक अच्छी कंपनियां, उसका प्लेसमेंट हो जाए, एंड देन ही कैन स्टार्ट हिज जॉब, देन ही कैन स्टार्ट हिज करियर इन अ प्राइवेट सेक्टर, इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और इन अ बिग MNC। ठीक है, लेकिन
अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ बेटा, हर किसी का प्लेसमेंट तो होता नहीं है। अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो अच्छे ही कॉलेज से जाना, बुरे कॉलेज से मत जाना, कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी आलतू फालतू कॉलेज से अपना एमबीए करते हो, देन उससे अच्छा है कि आप अपना एमबीए या एमटेक ना ही करो तो बेटर है। इससे अच्छा आप कहीं प्राइवेट जॉब ही कर लो, प्राइवेट जॉब ही पकड़ लो। एटलीस्ट अगर प्राइवेट करोगे तो आपको इस बात की संतुष्टि रहेगी कि 2 साल अपने जब आप एमबीए में ख़त्म करने से अच्छा आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर लो, तो उसके आपसे आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जानी है 2 साल बाद। अगर स्टार्टिंग में आपको 10,000 मिल रहा है तो 2 साल बाद कहीं ना कहीं आप 30 से लेके 40,000 रुपये उठाओगे। ठीक है, तो ये बात एक जान लेना। अब अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये हमारी आज की वीडियो हो गई। और एक हमारे पास एक यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखी है तो मैं आपको एक फोर्थ ऑप्शन भी देना चाहूँगा। दिस इज़ द फोर्थ ऑप्शन, और ये है गो फॉर अप्रेंटिसशिप। अब अप्रेंटिसशिप के फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अप्रेंटिस के लिए कभी एक वीडियो मैं स्पेशल बना दूंगा अलग से। लेकिन बेटा देखो, जब आप एक फ्रेशर होते हो आपके पास जो चीज़ नहीं होती है, और वो है एक्सपीरियंस। ना आपके पास एक्सपीरियंस है, दूसरी चीज़ ना तो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपको कोई अच्छी कंपनी मिल जाए एक आम अगर इंसान की बात करें तो, और ना ही आपके पास इतनी नॉलेज है। ठीक है, तो उसके लिए आप 1 साल की अप्रेंटिस ज्वाइन कर लो किसी भी पीएसयू में, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। 1 साल देखो अप्रेंटिस में होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ जैसे अप्रेंटिस में होता क्या है। आप अप्रेंटिस करते हो, कहीं सिलेक्शन हो जाता है आपका, वेल एंड गुड। अप्रेंटिस का जो हेड ऑफिस होता है आपको किसी एक अपने प्रोजेक्ट में भेज देता है। आपको आपको कोई एक प्रोजेक्ट सैंक्शन कर देगा कि हाँ आप इस प्रोजेक्ट में जाओ, आपके अकॉर्डिंग होगा। या तो वो ब्रिज प्रोजेक्ट हो सकते हैं, टनल हो सकते हैं, रोड प्रोजेक्ट हो सकते हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो सकते हैं। आपको वहाँ पे वो लोग भेज देंगे और कहेंगे जाओ जाके आप बस काम सीखो, कुछ नहीं करना आपको, बस काम सीखो। आप जाओ, आपकी ज्वाइनिंग हो गई, आपकी स्टाइफन बन गई, सब हो गया, ठीक है। आप गए साइट पे जाने लग गए, आप साइट पे जाने लग गए, आप साइट पे गए, आप लोगों से मिले, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर को नॉर्मल ठेकेदार मत समझ लेना। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि L&T, या फिर गैमन हो गई, या फिर टाटा हो गई, बेटा ये सब कॉन्ट्रैक्टर की ही कैटेगरी में आती हैं। दीज ऑल आर नथिंग बट कॉन्ट्रैक्टर, ये सब ठेकेदार ही हैं। और इनकी क्लाइंट कौन होती है? क्लाइंट कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट पीएसयू होती है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पे आप काम करने का आपको फायदा क्या होगा? सबसे पहली बात, आप इन कंपनियों के हमेशा लगातार 1 साल टच में रहोगे। ठीक है, तो आप इनसे अपना जुगाड़ लगा के अपने इनसे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना के इस कंपनी में लग सकते हो। तो आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। और दूसरी चीज़, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। और सेकेंडरी, आपको एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगेन मैं कागज़ के एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस जो कि आप नॉर्मल एक साइट पे सीखते हो, वो एक्सपीरियंस जो कि आप एक साइट पे सीखते हो, मैं उस साइट एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। तो वो आपके पास होना चाहिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए। आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर आप अप्रेंटिस करते हो तो। और फिर 1 साल के बाद आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, कि क्या अब मुझे अपने लिए तैयारी करनी चाहिए, या फिर मैं जिस लाइफ में आया था बस उसमें चला जाऊं, या फिर मेरे सामने जो एक नई अपॉर्चुनिटी है, जो एक नई सामने जो एक नई मेरी कंपनी खड़ी है, प्राइवेट कंपनी है, मैं उसमें लग के अपना एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर सकता हूँ, या फिर मैं इस कंपनी में ज्वाइन करके अपने लिए अच्छी सैलरी, अपने लिए एक अच्छा लिविंग कमा सकता हूँ। तो वो आप पे डिपेंड करता है। सो दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ अप्रेंटिस। बाकी एज यू नो, अप्रेंटिस का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में अप्रेंटिस वालों को प्रेफरेंस दी जा रही है और दी जाएगी। आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं अप्रेंटिस के रिगार्डिंग। अब टाइम फॉर द बिग सरप्राइज कि सर आज हमारा बड़ा सरप्राइज क्या था। तो आज का हमारा जो बड़ा सरप्राइज है वो है बीई बीटेक वालों के लिए, एंड दैट इज आई वुड लाइक टू शेयर हेयर इज अ कॉलेज। एक कॉलेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, दैट इज निकमार। मैं आपको निकमार के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा।
निगमार एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ऑल ओवर इंडिया कॉलेज है, और यहाँ पे सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए ही कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और रिसर्च में कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप सिर्फ और सिर्फ सिविल वाले ही इसमें इनरोल कर सकते हैं, और इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। मतलब अच्छा नहीं, बहुत अच्छा मैं प्लेसमेंट कहना चाहूँगा। बड़े बड़े जो ग्रुप्स हो गए, फॉर एग्जांपल अदानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, एल&टी ग्रुप, बिरला ग्रुप, सब आके यहाँ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं और बच्चों को उठा के लेके जाते हैं। इवन सम ऑफ द PSUs ऑल्सो विजिट हेयर फॉर प्लेसमेंट। PSUs खुद आती हैं यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए। तो एंड यहाँ पे इसमें इसकी एलिजिबिलिटी सेम है कि इसमें आपको BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, और इसकी अच्छी डेट ये है कि इसके फॉर्म्स की डेट स्टार्ट हो चुकी है। आप अगर चाहो तो इसमें भर सकते हो, अपना फॉर्म भर सकते हो। इसकी अगर मैं लास्ट डेट की बात कर लेता हूँ, तो अभी इसकी डेट है, इसकी लास्ट डेट 27 दिसंबर 2020 रखी गई है। उससे पहले इसमें आपको अप्लाई कर देना है। अगर आप अपना करियर फोकस्ड हो, अगर आप अपनी स्टडी फोकस्ड हो, उल्टा सीधा MTech, उल्टे सीधा MBA करने से अच्छा आप ये कोर्स कर लो। इंडिया में ढंग के दो ही कॉलेज हैं जो कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में कोर्स करवाते हैं। पहला आपका है RICS एमिटी वालों का है। इट्स वेरी कॉस्टली, आप चाहो तो वहाँ कर सकते हो। उसका भी प्लेसमेंट नो डाउट बहुत अच्छा है, एमिटी का प्लेसमेंट शुरू से अच्छा रहा है, बट अगेन इट्स वेरी कॉस्टली। वो आपको अराउंड 20 lakhs पड़ जाएगा अगर आप RICS से MBA करते हो इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। वहीं अगर आप निगमार से कर लेते हो तो आपको, हाँ, ये थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। फीस स्ट्रक्चर का देख लेना, साइट पे मिल जाएगा आपको, लेकिन हाँ, वहाँ से आपको तो ये सस्ता ही पड़ जाएगा। इनके कैंपस हर जगह हैं, दिल्ली में है, बैंगलोर में है, बहुत गोवा में है, बहुत जगह है, और आप बहुत सारे कोर्सेज के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक मैं दे दूंगा। तो अगर आपको कुछ नहीं करना है, तो आप पढ़ाई करना चाहते हो, तो पढ़ाई में आप ये वाली पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि ये आप ही के ट्रेड की है, ये सिविल के ही ट्रेड की, आपको कुछ और नहीं करना है इसके अलावा। ठीक है, तो इसका लिंक मैं दे दूंगा। बाकी ये हमारी आज की, और इसमें फाइनल ईयर भी एलिजिबल है। यस, इसमें फाइनल ईयर भी एलिजिबल है। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशंस में आपके 50-60 मार्क्स आपके BE BTech में होने चाहिए, नॉर्मल मार्क्स हैं। यहाँ पे डिप्लोमा और BTech दोनों के लिए कोर्सेस है, इसको अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। फिलहाल इसकी फॉर्म की डेट है, जो चाहो तो इसमें अप्लाई कर सकता है। बाकी आज के लिए इतना ही। होपफुल, मैं कोशिश मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखना और सजेस्ट कर देना अपने दोस्तों को। सो आज के लिए इतना ही, और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिए। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।